हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनर्वा जनरल क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए एक हम नया आज मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और वो किससे संबंधित है। आइए देख लेते हैं। तो भाग 1 में क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं भाग 1। तो भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भी यही बात क्लियर करता है कि भारत जो है क्या है, वो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत में बहुत सारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा अनुच्छेद में क्या है, तो भारत में जितने भी बाहरी, अगर किसी बाहरी देश के कह सकते हैं कि जमीन को या किसी क्षेत्र को शामिल किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाता है। यानी बाहरी क्षेत्रों के साथ निर्माण करना, यानी कोई भी बाहरी क्षेत्र जो है वो भारत में अगर शामिल होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत ही उसे शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो भारत के अंदर किसी भी कोई नाम चेंज करना हो या उसका क्षेत्र चेंज करना हो, तो यह जो है किसके तहत आ जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो या जगह का नाम चेंज करना हो या किसी क्षेत्र को किसी अन्य राज्य में शामिल करना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। भाग 2 में क्या है, तो इसमें है नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें नागरिकता के बारे में संबंधित तथ्य है कि भारत में किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगा या उसकी नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अब भाग 3 में है मौलिक अधिकार। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि इससे संबंधित जो अनुच्छेद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि की समानता। विधि की समानता का अर्थ क्या हुआ कि अगर भारत के कोई भी नागरिक हो, वह जो कानून है उसके समक्ष सभी क्या है, बराबर है। कोई भी अगर एक आम नागरिक कोई गलती करता है तो उसके लिए वही सजा दिया जाएगा, जो कोई पदाधिकारी भी गलती करता है उसके लिए भी वही सजा दिया जाएगा। अब है अनुच्छेद 15। तो इसमें है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो सभी व्यक्तियों को कोई भी नौकरियां निकलता है तो उसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा, तो समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत से मतलब है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं चलेगा। हम देखते हैं कि बड़े कास्ट के जो व्यक्ति हैं वो छोटे कास्टों के साथ बहुत से प्रकारों का पुराने जमाने में भेदभाव होता था, तो वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चलेगा। तो अनुच्छेद 17 में हो गया अस्पृश्यता का
अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में हो गया उपाधियों का अंत। इसी के तहत कोई भी उपाधि अगर हमें प्राप्त करना हो विदेशों से तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से हम वो उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, वो अपना चाहे जिस प्रकार का कपड़े या किसी प्रकार के अपने स्वतंत्र होकर कोई भी खाना पाना ये अपना कर सकता है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कामों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में आप नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में आप नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए अधिकतर देखते हैं कि कोई भी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो लिखा रहता है कि 18 या 18 से ऊपर वर्ष के उम्र के बच्चों को रखा जाए। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी एग्जाम में अधिकतर आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को क्या कहा है? तो इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत बहुत सारे रिट है जो जारी किए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति का अगर जितने भी मौलिक अधिकार है अगर उसमें किसी प्रकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। भाग 4। भाग 4 तो ये हमारा था। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व, जो यहाँ से अनुच्छेद चालू हो जाता है 36 से 51, 36 से 51 चालू हो जाता है। भाग 4A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जिस प्रकार हमारा मौलिक अधिकार है उसी प्रकार हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में जो भाग 4A में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य हो वही क्या है? अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इसमें मौलिक कर्तव्य जो पढ़ाया गया है उसमें सब बताया गया है कि आपको 11 गो मौलिक कर्तव्य हो क्या क्या है। पहले 10 गो था मौलिक कर्तव्य, बाद में एगो जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग हर एक क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 52 के अनुच्छेद 52 के तहत क्या है? तो राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद है कि राष्ट्रपति का एगो पद होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य क्या क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। और भारत का सैनिक शक्ति भी उसके पास रहता है। सारे कार्य जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्ति करता है ये सब इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के तहत होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 गो प्रस्तावक चाहिए, 50 गो अनुमोदन चाहिए। उसके लिए 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अगर 1/6 वोट नहीं प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन की राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उस निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं इत्यादि के बारे में
बताया गया। इसके बाद भी ये राष्ट्रपति चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं गया। राष्ट्रपति जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद है वो सब आपको क्लियरली डीपली में बताया जाएगा। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति को महाभियोग है क्या? तो राष्ट्रपति को हटाने का एगो जरिया है। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपको इस कारण महाभियोग लगाया जाता है। अगर दोनों संसदों में यह पारित हो जाए तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत क्या है? तो क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। किसी भी व्यक्ति को जिसको कड़ी से कड़ी सजा दी गई है, अनुच्छेद अगर वो राष्ट्रपति के पास याचना करता है, क्षमा की भीख मांगता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसके सजा को कम कर सकते हैं या कर सकते हैं माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा का विघटन करते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? अगर राष्ट्रपति मान लेते हैं कि संसद नहीं चल रहा हो, कोई अचानक किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए, तो उस समय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत एगो अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार का निर्णय अपना ले सकता है। एगो और है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143, चलिए हम यहाँ डाल देते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पर सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अनुच्छेद 143 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा उस सलाह को वो मानेंगे। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से वह सलाह ले सकता है। तो ये था आज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो लगभग हर एक एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाकी जो अनुच्छेद हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर फिर उपस्थित होंगे।